नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनेता अपने अपने लिहाज से देश के महापुरुषों, प्रतीक पुरुषों और प्रेरणा पुरुषों को अपने खांचे में खड़ा करते हैं, उन्हें अपने जाति से जोड़ते हैं, उनके चेहरे को सामने रख करके अपने जात के लोगों में जातीय अस्मिता जागृत करते हैं। ऐसा करते समय वो ये भूल जाते हैं कि वे एक महान पुरुष को एक ऐसे खांचे में खड़ा कर रहे हैं जो खांचा बहुत छोटा है। भले ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, पर उस महापुरुष, प्रतीक पुरुष और प्रेरणा पुरुष का जो सिद्धांत रहा है, जो आदर्श रहा है, वो टूट रहा है। इसकी उन्हें चिंता नहीं होती, क्योंकि अब राजनीति सफलता पर निर्भर करती है और उसके लिए उसका सबसे मजबूत फार्मूला है जाति। आप देख सकते हैं कि कुर्मी पटेल को अपना प्रतीक पुरुष मानने लगे हैं, राजभर राजा सुहेल देव को अपना प्रतीक पुरुष मानने लगे हैं, गांधी को तेहली अपना प्रतीक पुरुष मानने लगे हैं। आप सोचिए कि हम इन बड़े लोगों को किस छोटे दायरे में ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं। यह सवाल इन दिनों राजनीतिक नेताओं के रवैये के नाते बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है। भारतीय जनता पार्टी भी इन दिनों इसी व्यामोह की शिकार है। तभी तो उसने सम्राट अशोक को अपना नया प्रतीक पुरुष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी को आत्मसात कर लिया है। पटना के ज्ञान भारती केंद्र भवन में बीते दिनों सम्राट अशोक की 2327वीं जयंती पर एक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शरीक हुए। इस सेमिनार का सैद्धांतिक मकसद प्रचारित करना था कि अखंड भारत की अवधारणा सर्वप्रथम अशोक ने रची थी। भाजपा भारत महासंघ को अंगीकार कर रही है, अर्थात जम्बू द्वीप आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश समाहित कर विशाल भारत का प्रतिरूप होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय यह नारा लगता था, कौन करेगा भारत अखंड, जनसंघ जनसंघ। उस समय पाकिस्तान भारत से कट गया था। फिलहाल कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे केशव प्रसाद मौर्य का नाता जातिगत आधार पर दासी पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र अशोक मौर्य के नाम वाली पार्टी के साथ बुनना था। मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि 52 वर्षीय केशव प्रसाद मौर्य जातीय वोटों के बाहुल्य के बावजूद चुनाव हार गए हैं। इधर एक अन्य मौर्य पुरोधा स्वामी प्रसाद फाजिल नगर से सपा टिकट पर लड़े और हारे। वे अभी अधर में फंसे हैं। मंत्री थे, गाड़ी बंगला मिला था, सब कुछ छूट गया। उन्हें भी उम्मीद है कि शायद शासक सम्राट अशोक का नाम उन्हें भी कुछ दिलवा दे। हालांकि वो इसी बहाने कम से कम विधान परिषद तो पहुंच ही गए। फिलहाल यहाँ यह मुद्दा है कि ऐतिहासिक प्रतीकों के साथ कब तक खिलवाड़ चुनावी सियासत में होता रहेगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के और राजस्थान में महाराणा प्रताप के नाम से यह सियासी विद्रूप कब तक चलेगा। विप्र वोटार्थी भगवान परशुराम को भी यूपी में घसीट लाए। मायावती ने रैदास जयंती मनाकर चर्मकारों को अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। कौटिल्य शिष्य मंडल आयोग की लिस्ट के मुताबिक अति पिछड़ी जाति के मौर्य सम्राट अशोक की आज के संदर्भ में क्या किरदारी रहेगी। कलिंग के पराक्रमी अहिंसक, कापुरुष तथा पलायनवादी बनने की गाथा सर्वविदित है। यदि अशोक अपने विशाल भारतीय साम्राज्य को सजोकर विस्तार करता रहता तो इतिहास ही नहीं, वर्तमान का आकार ही भिन्न होता। पिता बिंबिसार द्वारा तक्षशिला प्रांत में बगावत को दबाने हेतु भेजने के दिन से मगधपति प्रियदर्शी बनने की लिप्सा तक अशोक ने भारत को विदेशी आक्रामकों के लिए खोल दिया था। वह भी तब जब इनके दादा ने अलक्षेंद्र को झेलम के तट पर ही रोक दिया था। मौर्य वंश की सैन्य शक्ति अशोक के अहिंसा के चलते ही क्लीव हो गई। शुंग राजाओं के काल तक और ज्यादा। यह तो गनीमत थी कि कुषाण वंश के कारण कुछ अवधि तक राष्ट्रीय अस्मिता बची रही। कुषाण सम्राट कनिष्क के वक्त तो अधुना कम्युनिस्ट चीन के शिनजियांग प्रांत कासगढ़ तक भारत का आधिपत्य रहा। आज इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी चीन की सेना अकीदतमंदों के मस्जिद तोड़ रही है। रमज़ान पर रोज़े निषिद्ध हैं, नमाज पर पाबंदी है, कुरान अरबी में नहीं है। यह सब तालिबानी
और पाकिस्तानियों की सहमत से चीन के इस तुर्की भाषी प्रांत में किया जा रहा है, पर मुस्लिम भाईचारा वालों की आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तब अहिंसा के मसले पर लौटें। अशोक की नीतियां पलायनवादी और भीड़ता भरी रहीं। बाद में नोबेल पुरस्कार पाने के चक्कर में इसी तरह की नीति का अनुपालन देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। एक युग में भारत का राज चीन और तिब्बत तक फैला हुआ था। आज तिब्बत तो गया, लद्दाख, भूटान, अरुणाचल प्रदेश पर भी कम्युनिस्टवादियों की गहरी नज़र है। इतिहास के ऐसे मोड़ पर बौद्ध अशोक का अनुसरण कर प्रधानमंत्री आक्रोशित, उद्वेलित, जागरूक भारत राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? वही नेहरूवादी पलायन का? उनकी प्रतिकृत रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? 13 दिसंबर 2001 को जब संसद पर हमला हुआ तो उनका क्या स्टैंड था, उनका क्या वक्तव्य था, यह किसी से छुपा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय सेना को सीमा पर अरसे तक तैनात रखा, मगर आक्रमण का बिगुल बजाना भूल ही गए। परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय नेतृत्व डरपोक और बुजदिल साबित हो गया। संसद भवन जो भारत का नाभि स्थल है, उसे ही भारत बचा नहीं पाया। इसीलिए पुलवामा यादगार रहा, स्फूर्तिमान लगा। चेतावनी दुश्मन को मोदी ने दे दी थी, हिमाकत की तो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे। इसी संदर्भ में सम्राट अशोक को महज मौर्य वोटों के खातिर हीरो बनाना कितना जायज होगा, यह मूलभूत मसला है। गुजरात में हिंदू आस्था केंद्रों तथा आवास क्षेत्रों पर दंगाइयों द्वारा हमला गत सदी में सालाना वाकया होता था, लेकिन 2002 के बाद वहां दंगे नहीं हुए। 7 दशकों बाद भी जम्मू कश्मीर भारत का पूरी तरह हिस्सा बन पाया और वहां 370 का खात्मा हो सका। 370 के दफन होने के बाद हम कह सकते हैं कि 2,500 वर्षों बाद भारत ने अपनी आत्मा, अपनी भाषा और अपनी शक्ल दोबारा खोज ली। नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य में दहशत भरी प्रवृत्ति नहीं है, अतः इस समय अशोक का संदर्भ दागदार और बेसुरा लगता है। मोदी जी को मालूम होगा कि आज भारत का आवाम एक स्वच्छ इतिहास चाहता है। स्वच्छ इतिहास के लिए उठने की ज़रूरत है। कितनी दुर्बदा के बाल खुले, कितने दिन ज्वाला वसंत हुआ, नहीं दोहराया जाएगा। अशोक जैसे व्यक्ति को अब इतने सालों बाद हम याद करके उन्हें अपना प्रतीक और प्रेरणा पुरुष न बनाए तो बेहतर होगा। और हम बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने देश को दिशा दी, समाज को बहुत कुछ दिया, जिन्होंने खुद से ऊपर उठ कर के सोचा, अपने परिवार से ऊपर उठ कर सोचा, उन्हें हम जातियों के खांचे में न बांधें तो बेहतर होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।